Greetings everyone. Today we will discuss on the topic related to the jurisdiction of criminal courts, basically chapter 13, and which is widespread between section 177 to 189. आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, इससे संबंधित प्रावधान जो है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 13 में धारा 177 से लेकर 177 से लेकर के 189 189 तक में दिए गए। जब हम क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो जनरली जो क्षेत्राधिकार होगा वो ऐसे न्यायालयों का होगा जो जिनको इंक्वायर करने की या ट्रायल करने की, जो ट्रायल कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं, जो इंक्वायरी कर सकते हैं, अर्थात जो अपीलीय कोर्ट होते हैं, वो यहाँ पर उनका उपयोग हम उस संदर्भ में क्षेत्राधिकार को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्षेत्राधिकार को समझने का प्रयास करेंगे वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिनको होता है, जो ओरिजिनल जिनका जो ट्रायल कंडक्ट करने की जिनके पास पावर होती है, उनकी बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले जैसा हमने कहा कि भाई ये इंक्वायरी और ट्रायल के संदर्भ में ही ये पावर्स जो है वो इंक्वायरी और ट्रायल के संदर्भ में ही प्रदान की गई है। अब अगर हम जनरल एक रूल की बात करें, जो जनरल रूल है वो जनरल रूल ये कहता है कि जनरली ऑल कोर्ट्स अंडर हुज लोकल जुरिस्डिक्शन एनी ऑफेंस इज कमिटेड शैल हैव द कॉम्पिटेंसी टू इंक्वायर एंड ट्राई सच केसेस। सामान्य रूप से वह सभी न्यायालय जिनको क्रिमिनल कोर्ट्स कहा जाता है, सिवाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के और हाई कोर्ट की, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट की बात हम यहां पर नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कोर्ट हमारे पास बचे कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम का कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट। तो ये जो ऑल कोर्ट्स हैं, इनके लोकल जुरिस्डिक्शन में, लोकल जुरिस्डिक्शन को बताया गया है सेक्शन 2J में, और कहा गया कि कोई एनी स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उनकी इंक्वायरी और ट्रायल करने की पावर जो है वो उस मजिस्ट्रेट को होती है जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र विशेष में होता है। अब ये स्पेसिफिक एरिया जो होगा, इसके संदर्भ में अगर हम रेफरेंस दें सेक्शन 7 सीआरपीसी का, तो उसमें ये बताया गया है, वहां पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है एरियाज का, तो वो 3 आधारों पर किया गया है। पहला सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन। तो इनके आधार पर हम क्षेत्रों का बंटवारा कर सकते हैं, यानी जो स्पेसिफिक एरिया होगा वो या तो सब डिवीजन का हो सकता है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, और या पूरे सेशन डिवीजन का हो सकता है। ठीक है, तो इन 3 एरियाज में अगर कोई अपराध कमिट होता है तो जो जिस कोर्ट का उसमें जुरिस्डिक्शन होगा, जिस कोर्ट की अधिकारिता वहां पे आ रही होगी, वो क्या कर सकता है, उसको सक्षमता है, वो सक्षम है क्या करने का, इंक्वायर और ट्रायल करने का, इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करने का उसको सक्षमता है। अब सक्षमता का बेसिक मतलब क्या है कि एक ऐसा अधिकार है जो प्रोवाइड किया गया है कि रेमेडी आप दे सके, यानी उन जो कोर्ट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन है, तो उनको एक अधिकार है कि वो उस केस में जो विक्टिम है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उस एग्रीव्ड पार्टी को उपचार प्रदान कर सके या रेमेडी प्रदान कर सके। अब लेकिन इसके लिए इस राइट का उपयोग करने के लिए आवश्यकता क्या है कि नेसेसरी है कि या तो उनके पास कंप्लेंट की गई हो, अगर कंप्लेंट करने का प्रावधान उसमें है तो, और या एफआईआर या एनसीआर के माध्यम से कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगाया गया या कोई ऑफेंस की सूचना दी गई कि ऐसा अपराध ऐसे फला व्यक्ति ने कारित किया है, तो उस संदर्भ में जो विक्टिम है उसकी तरफ से उसको उस सारे आपराधिक न्यायालयों को सक्षमता है या अधिकार है कि वो उपचार प्रदान कर सके। अब ये जो जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरली ये जो चैप्टर है ये 3 अध्याय जो सीआरपीसी के हैं उनके संदर्भ में लागू नहीं होता है। वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 जो कि सेक्शन 106 से लेकर के 124 तक है, चैप्टर 9 सेक्शन 125 से लेकर के सेक्शन 128 तक है, चैप्टर 10 सेक्शन 129 से लेकर के 148
8 तक, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर्स ये एक्सेप्शन है इस जनरल जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के, या यूं कह लें कि जो जुरिडिक्शन क्रिमिनल कोड्स के जुरिडिक्शन के जो प्रावधान है वो नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन कौन से? जो चैप्टर 13 के तहत जुरिडिक्शन की बात की गई है वो पहला सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर अंडर चैप्टर 8 एंड सेक्शन 106 टू 124। ठीक है, क्या कि शांति और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करने के लिए क्या करना? प्रतिभूति देना। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड कंडक्ट, जिसके संदर्भ में 106 से लेकर 124 तक प्रावधान है वो। दूसरा, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रावधान है सेक्शन 9 में, सॉरी चैप्टर 9 में, सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 तक में, वो भी जुरिडिक्शन के संदर्भ में एप्लीकेबल नहीं होंगे। वहीं पर तीसरा चैप्टर 10 जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर 10 सेक्शन 129 टू सेक्शन 148, ये अप्लाई नहीं होंगे। ये इनके संदर्भ में 177 से लेकर के 189 तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और इसके संदर्भ में विशेष रूप से ये समझना है कि ये 3 बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो अब ये 2 नियम हमको पता रखने हैं, एक तो जनरल रूल क्या है और दूसरा कौन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके संदर्भ में हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किया गया है, या यूं सोच लें कि ये जो जुरिडिक्शन की बात की गई कि ये जुरिडिक्शन का डिवाइडेशन जो किया गया है वो इस आधार पर किया गया है, या यूं कह लें कि ये जो सेक्शन 177 है ये कहते हैं ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, कि जिसकी सीमा या अधिकारिता में कोई अपराध घटित हुआ होगा, वह व्यक्ति, वह मजिस्ट्रेट जो है, वह न्यायालय जो है, उसको ट्रायल करने की पावर रखता है। और ऐसा जो डिवाइडेशन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो विटनेसेस हैं वो इजीली कोर्ट तक पहुंच सके, या होता क्या है कि जब विटनेसेस बहुत ज्यादा दूरी उनको जाना होगा तो क्यों किसी के मामले में अपना टाइम और समय और पैसा बर्बाद करेगा। तो उस स्थिति में विटनेसेस इजीली कोर्ट में अपीयर हो सके और कोर्ट के कंक्लूजन में सहायता कर सके, इसलिए ये जो प्रोविजन है जनरली सेक्शन 177 ये कहता है कि जहां पर अपराध घटित हुआ है उस न्यायालय, जहां उस क्षेत्र में जिस न्यायालय की अधिकारिता होती है वह न्यायालय मामले का विचारण या जांच कर सकता है। अब ये तो एक सामान्य नियम है, या हम कहें कि सेक्शन 177 जो है एक जनरल प्रोविजन की बात करता है, एक सामान्य नियम की बात करता है। अब ये जो सेक्शंस दिए गए 177 से लेकर के 189 तक, इसमें बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक हैं, और स्पेसिफिक वो है कि जनरली अगर हम बात करें तो जहां पर अपराध घटित हुआ है, यानी जिसकी अधिकारिता में अपराध घटित हुआ है वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता में उस अपराध का परिणाम निकला है वह न्यायालय, या अगर ये डाउट है कि कौन से न्यायालय की सीमा में अपराध किया गया है तो वहां पर वो दोनों न्यायालय जैसा। ठीक है, और अगर किसी हाईकोर्ट के अधीन दोनों न्यायालय हैं और एक न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है और दूसरा न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है, ठीक है, तो उसमें भी हाईकोर्ट उस डिस्प्यूट को लेकर के हाईकोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। कोई जनरली या वॉयस पर कोई ऑफेंस होता है, या यूं कहने की लेटर के थ्रू अगर ऑफेंस हो रहा है तो उस स्थिति में आउटसाइड इंडिया ऑफेंस हो रहा है, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, इनको रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो ये जुरिडिक्शन का चैप्टर अपने आप में ब्रॉड हो जाता है। जब हम जनरल प्रोविजन की बात करें तो सामान्य नियम यही कहता है, केवल और केवल सेक्शन 177 तक में ही विस्तृत है, उसमें यही कहा गया कि जहां अपराध न्यायालय की सीमाओं के भीतर अपराध घटित होगा वह न्यायालय क्या करेगा, वो अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। लेकिन इस सामान्य नियम का जो जनरल नियम है, इस नियम का एक स्पेशल प्रोविजन, सबसे पहला स्पेशल प्रोविजन जो दिया गया है वो सेक्शन 178 में दिया गया है। 178 की जगह हम टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल यही कह रहा है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, लेकिन ये कह रहा है कि
तीन प्रकार की स्थितियां हैं, तो उस स्थिति में हमको ये तय करना है कि भाई अपराध का जो ट्रायल है या इंक्वायरी है वो कौन सा न्यायालय करेगा। तीन प्रकार की परिस्थितियां, और इन तीन प्रकार की परिस्थितियों से क्या होता है, डाउट एग्जिस्ट होता है। ठीक, अब वो जो तीन प्रकार की परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी है, या जो पहले एक और कैटेगरी हम ऐड ऑन कर ले, चार प्रकार की कैटेगरीज की यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन 178 जो है वो चार प्रकार की कैटेगरीज की बात करता है। पहला कहता है कि जहां पर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जहां पर अनिश्चितता है कि किस न्यायालय की अधिकारिता में अपराध कारित किया गया। ठीक, तो उस स्थिति में जिनके बीच अनिश्चितता है वो दोनों को दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं, वो दोनों के दोनों न्यायालय इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या, कि जो ऑफेंस है वो पार्टली कमिटेड किया गया, वो जो ऑफेंस है वो पार्टली किसी एक प्लेस पे किया गया और पार्टली किसी सेकंड प्लेस पे किया गया, सेकंड न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में किया गया। आधा अपराध का एक भाग एक न्यायालय की सीमाओं में किया गया और दूसरा भाग दूसरे न्यायालय की सीमाओं में किया गया। तो उस स्थिति में वो दोनों के दोनों न्यायालय जो जिनके संदर्भ में क्या है, पार्टली ऑफेंस किया गया, और दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, ट्रायल या इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरी अगर परिस्थिति की हम बात करें तो तीसरी परिस्थिति ये कहती है कि जहां जो ऑफेंस है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, जहां ऑफेंस कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है। कॉन्टिन्यूइंग नेचर के ऑफेंस कौन से होते हैं, बाइगैमी होता है कॉन्टिन्यूइंग नेचर का, एब्डक्शन, ठीक है, किडनैपिंग, कॉन्स्पिरेसी। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो निरंतर प्रवृत्ति के होते हैं, जो लगातार अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो उन अपराधों के संदर्भ में भी जहां जहां वो व्यक्ति गया होगा अपहरण करने के बाद, बाइगैमी होने के बाद, जो किडनैपिंग करने के बाद जहां जहां वो उसको लेकर के गया होगा, वो सारे के सारे न्यायालयों में से कोई न्यायालय क्या कर सकता है, उसका ट्रायल या इंक्वायरी कर सकता है। अब अगली महत्वपूर्ण बात, जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है कि जहां पर जो ऑफेंस है वो सेवरल एक्ट को कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो ऑफेंस है वो क्या करता है, वो कंसिस्ट सेवरल एक्ट, ठीक है, कंसिस्ट सेवरल एक्ट्स। और वो जो सेवरल एक्ट को कंसिस्ट कर रहा है, वो जो सेवरल एक्ट है, तो उन सेवरल एक्ट की अगर हम बात करें तो सेवरल एक्ट जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर किए गए हैं। ठीक है, वो सेवरल एक्ट है वो डिफरेंट प्लेसेस पर किए गए, यानी जो एक्ट है, जो अपराध है, उस अपराध का जो ऑफेंस है, उस ऑफेंस का निर्माण कई कृत्यों से होकर के होता है, और कई कृत्यों से होकर होता है। तो प्रत्येक जो कृत्य है, जो कार्य है, या लोग है, वो अलग अलग जगह पर किया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी का मर्डर करना है तो उसने क्या किया, जो जिससे मर्डर करवाना है उस व्यक्ति को हायर किया किसी और स्थान पे, पिस्तौल खरीदी किसी और स्थान पर, ये सब, ठीक है, और उनके मध्य मारने का जो, ठीक है, तय हुआ वो किसी और स्थान पर हुआ, योजना किसी और स्थान पर बनाई गई। ठीक है, तो कई कृत्य हो रहे हैं और सारे के सारे कृत्य अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं। जहां जहां ये सारी चीजें होती जाएंगी वहां वहां पर वो क्या कर सकता है, वो अपराध को ट्राई कर सकता है या इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, न्यास, आपराधिक न्यास भंग के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं सेक्शन 405 इंडियन पिनल कोड में, तो जो आपराधिक न्यास भंग का अपराध होता है, उस आपराधिक न्यास भंग के अपराध की अगर हम बात करें तो उसको, उस अपराध को ट्राई करने का जो अधिकार है वो वहां पर हो सकता है जहां पर प्रॉपर्टी रिसीव की गई,
या उस प्रॉपर्टी का जो कन्वर्जन है, जहां पर उसको उस प्रॉपर्टी का कन्वर्जन किया गया, यानी जहां पर जो उसकी मेंस रिया है वो एक तो स्थान हुआ जहां पर उस वस्तु को प्रदान किया गया, दूसरा जहां पर उसके मन में क्या हुआ, वो ब्रीच करने का, उस ट्रस्ट को ब्रीच करने का वो जो मेंस रिया है वो एग्जिस्ट हुई। तो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो उसमें दोनों जगह पर क्या हो सकता है, दोनों जगहों पर केस हो सकता है। तो ये 178 कुछ स्पेसिफिक परमिशन परिस्थितियों की बात करता है और स्पेशल परिस्थितियों में अनसर्टेनिटी है, पार्टली किया गया है, या कॉन्टिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस है, कंसिस्ट सेवरल एक्ट्स कंसिस्ट करता है, उसमें अलग अलग जगह पे किया गया, उसकी 178 बात करता है। 177 जनरल प्रोविजन की बात करता है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में होगा वह करेगा। अब सेक्शन 179 की बात करें, क्या कह रहा है कि ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज। तो या तो जहां पर उसका परिणाम निकला और जहां पर उस अपराध को किया गया, पता चला चाकू यहां मारा ए नाम के प्लेस पर और उसकी मृत्यु हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हुई बी नाम के प्लेस पर। ए प्लेस की अधिकारिता किसी दूसरे न्यायालय को थी और बी प्लेस की अधिकारिता किसी दूसरे न्यायालय की। तो उस स्थिति में जो एप्लीकेशन होगा वो सेक्शन 179 हमारा अप्लाई हो जाएगा। और सेक्शन 179 ये कहता है कि अगर जहां पर अपराध हुआ और या जहां पर परिणाम निकला, वो दोनों जगहों पर क्या हो सकता है, उस अपराध को न्यायालय अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रखिए, यहां पर केवल दो परिस्थितियों की बात की गई है कि एक तो अपराध किया गया और कंसिक्वेंस जो परिणाम है वो निकला, ठीक है। तो यहां पर केवल दो की बात की गई। इसमें 178 में अगर हम बात करें तो एक केस लॉ था, एक वाद है, और वो केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केपी घियारा। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केपी घियारा AIR 1957, ठीक है। कौन सा केस था? स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केपी घियारा 1957 का केस था। और इस केस में कुछ अपराधों की लिस्ट दी गई। कहा गया कि सेक्शन 178 की एप्लीकेबिलिटी होगी वो इन स्पेसिफिक अपराधों के संदर्भ में होगी, ठीक है। और उसमें अगर हम कुछ अपराधों की बात करें जिसमें स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केपी घियारा के मामले में जिन अपराधों की बात की गई थी, तो उन अपराधों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला अपराध जो होगा, इसमें बेसिकली कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस की बात की गई थी, तो किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, ठीक है। किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, चोरी है, थेफ्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। तो ये सारे अपराध, एब्डक्शन, किडनैपिंग, थेफ्ट, कॉन्स्पिरेसी, इन अपराधों का जिक्र किया गया कि इन अपराधों के संदर्भ में अगर अलग अलग स्थान है तो यह 178 सेक्शन 178 अप्लाई हो जाएगी इसमें से। और या यूं कहें कि स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केपी घियारा के मामले में कहा गया ये चार आधार हैं सेक्शन 178 की एप्लीकेबिलिटी के लिए। वहीं पर 179 की एप्लीकेबिलिटी के लिए केवल दो आधार हैं। कौन से दो बेसिस है? या तो अपराध हुआ हो, घटित हुआ हो, या उसका परिणाम निकला हो। ठीक। अब